हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम निपटाने वाले हैं यार क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको 30 मिनट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स के अंदर सीबीएसई के द्वारा जितने टॉपिक्स इस चैप्टर में दे रखे हैं भाई साहब, सबको हम करने वाले हैं। एक सिंगल टॉपिक भी डिलीट नहीं किया जाएगा। जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स, साथ में डायग्राम, साथ में जो डेरिवेशन है उनको शॉर्टकट में रिवाइज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर 30 मिनट के अंदर रिवाइज होकर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैं करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स तक शेयर कर देना यार, और ताकि ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़े, चैनल ग्रो करे और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा जी, सुनील जांगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। जितने भी मेरे नोट्स हैं बेटा जी, ठीक है, लेक्चर नोट्स लगा लो, डिटेल नोट्स लगा लो, ठीक है, और जो मेरी वीडियोज़ होती हैं, जो मेरी क्लासेज होती हैं, उन सब के लिंक आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो आप लोगों को सुनील जांगड़ा सर के नाम से ये जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लेना है। आप क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट टेलीग्राम चैनल है, मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और बढ़ते हैं फिर आगे, स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर को बिना किसी देरी के। हमारा जो चैप्टर है बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है। इससे फील्ड जो है वो इस दिशा में जा रहा है। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है। मुझे इसको इधर की तरफ लेके आना है। मुझे क्या करना है, इसको इधर की तरफ लेके आना है। तो इसको मुझे क्या करना, जब मैं इसको इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा हूँ। तो यही होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और ये हम काम कैसा कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं, W एक्सटर्नल कर रहे हैं। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि देखो यार, जो हमारा मेन सोर्स चार्ज है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है, और हम किसी चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं, तो ये इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं ना। तो मतलब हम जो काम कर रहे हैं इधर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो W एक्सटर्नल जो है वो इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ W बाय किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। ओके, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि आपने काम किया किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ लाने के लिए, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पे लाने के लिए, क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि भाई जब हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव ना हो, देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उसे बिल्कुल स्लो स्पीड से लेके आए, बिल्कुल स्लो स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन आप बोलो कि जीरो हो, इस तरीके से उसको लेके आना है। कई बार हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमारा मेन चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है, हम बोल रहे हैं कि इसको हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आए, ठीक है, या फिर बोले कि इसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो आप लोग क्या करोगे कि बोलोगे कि भाई ये चार्ज है, ये इसको पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, कॉमन सी बात है, तो ये भाग जाएगा इन्फिनिटी पे। ऐसा नहीं भाई, एकदम से नहीं भगाना है, इसको स्लोली लेके जाना है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि हमें जो ये काम करना होता है, मतलब जो ये चार्ज लाना होता है, इस तरीके से लाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, मतलब बिल्कुल स्लो स्पीड से आप बोलो कि एक्सेलरेशन जैसे जीरो हो, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय में Q नॉट, और W एक्सटर्नल कैसा होता है, माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं होता। और ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वोल्ट होती है, ठीक है, ऐसे यूनिट की अगर हम बात करें तो वोल्ट होती है। मीन्स ऊपर चार्ज वर्क है तो जूल, नीचे चार्ज है तो कूलम, तो जूल पर कूलम जो है वो आपका क्या होने वाला है, वोल्ट होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी से दैट पॉइंट आ रहे थे, तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वही अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ, तो आप लिखोगे कैसे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो VA माइनस VB लिखेंगे इज इक्वल टू W एक्सटर्नल कर रहे हैं किसके ऊपर, Q नॉट के ऊपर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हमने ये तो पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बट किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा कितना, वो हमें चेक करना है। देखो यार, हमने क्या किया कि एक Q लिया हुआ है जो कि पॉइंट चार्ज है, हमारा सोर्स चार्ज है, मेन चार्ज है। हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल चेकआउट करना है,
अगर कितनी दूरी पे है ये, r दूरी पे, तो उसको सीधा सा है कि कैसे लिखेंगे, सोर्स चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r से लिखने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में जिस पॉइंट पे हमें जाना है वहाँ पे क्या है, वैक्यूम एयर है, तो आप एप्सिलॉन नॉट ही ले रहे हो, और फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये चीज़ करवाई है तुम्हें। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, बहुत सारे चार्जेस अगर आ जाए, जैसे कि सुपर पोजिशन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो भाई जैसे कि मान लो एक चार्ज है, उसका पोटेंशियल मुझे यहाँ पे देखना है, एक चार्ज है उसका पोटेंशियल मुझे यहाँ पे देखना है, उसका पोटेंशियल, एक दूसरा चार्ज है तीसरा, उसका पोटेंशियल मुझे यहाँ पे देखना है, एक और चार्ज है उसका पोटेंशियल मुझे यहाँ पे देखना है। अरे क्या है, जैसे हमने पहले सुपरपोजिशन किया था जिसमें वेक्टर सम किया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर तुमने उसकी 30 मिनट वीडियो देखी है तो उसमें हमने क्या किया था भाई, सबका वेक्टर सम कर दिया। तो यहाँ पे वेक्टर सम नहीं होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, सिंपल ही एडिशन हो जाएगी भाई, इसकी पोटेंशियल यहाँ पे लिख रहे हैं, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इस पे सबको जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, इज इक्वल टू द, मतलब जो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट बेटा जी। अच्छा, मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड भी और सारे चैप्टर से रिलेटेड भी, एक बार वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में बता के भी जाना कि सर शॉर्ट नोट्स मिल गए हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बता दिया कि एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, सेपरेट होते हैं किसी एक सर्टेन डिस्टेंस से, वो दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बस इतना बता दूंगा। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हमने निकालना है डाइपोल की वजह से, एक्सियल पॉइंट पे निकाल लेंगे, इक्विटोरियल पे और एट एनी पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाइपोल लिया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा, मतलब एक्सियल लाइन कौन सी होगी, जो इनके चार्जेस के बीच में से होकर जा रही होगी, चार्जेस के बीच में से लाइन होकर जा रही है, तो इस लाइन पे किसी पॉइंट पी पे, और जिस पॉइंट पी पे हमें फाइंड आउट करना होता है उसका डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, ये याद रखना, आर हो गया। तो वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बनने वाला है पोटेंशियल। उसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, एक पॉइंट की वजह से हमें पोटेंशियल पता, तो वो लिख देंगे यहाँ का, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, r माइनस ए पे, क्योंकि यहाँ तक a होगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ का लिखेंगे जो कि कितना बनेगा, माइनस क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए बनने वाला है। तो सबको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्सियल के केस में। अगर इक्विटोरियल की बात करें, इक्विटोरियल में क्या होता है कि जो डाइपोल है उसको इक्वली डिवाइड करें एक लाइन, है ना, तो उस पॉइंट पे, इस पे कोई एक पॉइंट हम ले लेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को निकालना है पोटेंशियल। भाई ये प्लस है, इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है, बराबर बराबर डिस्टेंस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों सेम पोटेंशियल एक पॉइंट पे जाके ऐड हो रही हैं, तो जीरो हो जाएगी। तो इक्विटोरियल पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। एट एनी पॉइंट पे क्या होने वाला बेटा जी, एट एनी पॉइंट का मतलब है ना तो एक्सेल की बात करेंगे ना इक्विटोरियल की बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसी एक जर्नल पॉइंट की जिसमें थीटा आ जाएगा, तो वो बनेगा आप लोगों के पास v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर। मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू पी कोस थीटा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बेटा जी। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा किसका, जर्नल पॉइंट के लिए। आप इसमें सारे फॉर्मूलाज पुट करके देख सकते हैं, मतलब एंगल थीटा अगर 0 डिग्री है तो थीटा 0 डिग्री एक्सेल का केस हो गया, एक्सेल का केस हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा बनेगा के पी बाई आर स्क्वायर, तो यही तो बन रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला रहने वाला है। ओके बेटा, अब बात करते हैं किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है यार, एक ऐसा सरफेस जिसपे क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। वो प्रॉपर्टीज कौन से, जैसे पहली प्रॉपर्टी, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं आपको एक के लिए बता देता हूँ, जैसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, इससे क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं बेटा जी। ओके, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, अब इनके परपेंडिकुलर, मतलब फील्ड लाइंस बाहर चलेगी, बना दी। अब इससे मान लो इस चार्ज से बराबर दूरी पे इधर 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 चारों तरफ अगर मैं पोटेंशियल चेक करूंगा तो क्या बराबर नहीं होगा, तो एक सरफेस बन जाएगा जिसको मिला देंगे, तो वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वही बात बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इन सरफेसिस के परपेंडिकुलर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि वर्क डन जो होता है इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो जीरो होता है। मतलब जैसे कि हमने ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस माना हुआ है, तो इस पर अगर हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं तो उसका वर्क डन जीरो होने वाला है। क्यों, क्योंकि यार वर्क डन क्या है, v इंटू में क्यू है। अब पोटेंशियल अगर देखें, चेंज कितना आया पोटेंशियल में, पोटेंशियल में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो जीरो है, तो इसका मतलब w जो है वो जीरो हो गया। भैया आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो आप लिख रहे हो 1 - 2, मतलब 2 से अगर 1 पे जा रहे हो तो 1 - 2 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल
बाय में क्यू नॉट लिखोगे, चेंज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हुआ, 0 हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये याद आप लोगों को रखना है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड है बेटा जी, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए, डाइपोल के लिए, जिसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, और ये पैरेलल लाइंस के लिए। एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पहले यहाँ पे बना, फिर थोड़ा दूर बना, फिर नेक्स्ट वाला थोड़ा पास बना, उससे अगले वाले थोड़े और दूर बने हैं। क्योंकि क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसलिए दूर बन रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल घटता जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, मतलब ई एंड वी के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। उसके लिए हमने यूनिफॉर्म फील्ड का केस लिया, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट है जिसको 1 से 2 पे लेके जाना है। 1 से 2 पे ले जाते हुए इसके ऊपर जो डिस्टेंस है वो डेल आ रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर इसको ले जाने की क्या जरूरत है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको डेल मतलब 1 से 2 पे ले जाने की ज़रूरत क्या है, ये तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही फोर्स को फील करेगा। तो मैंने बोला ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, स्लो स्पीड से ये जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? अरे भाई यहाँ से यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये फोर्स लगानी रही है कि भाई ताकि ये बैलेंस होके धीरे धीरे 1 से 2 पे आ जाए, धीरे धीरे आए, स्लो स्पीड से आए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बदले ना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे V2 माइनस V1, क्योंकि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। कैसे भाई, W एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट, 1 से 2 पे जाते हुए आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि आप फोर्स इस दिशा में लगा रहे हो। ठीक है, तो W एक्सटर्नल को कैसे लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल डॉट डेल आर लिख सकते हैं। भाई W का फॉर्मूला यही तो होता है, F डॉट डी आर, है ना, या F डॉट डी, ये तो सबने पढ़ा होगा क्लास 11 में। चलो जी, अब आप देखो ध्यान से कि F एक्सटर्नल किस दिशा में है, ये भाई इस दिशा में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो आप इस फोर्स को ऐसे लिख सकते हो माइनस क्यू नॉट ई। भाई देखो माइनस एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट ई लगा रहा है, तो माइनस हो गया क्योंकि अलग दिशा में है, तो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से कि भाई यहाँ पे ई डॉट डेल आर है, यहाँ पे क्या है, ई डॉट डेल आर आप लोगों के पास, और नीचे क्या है, क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दो, ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि डेरिवेशन भी बिल्कुल शॉर्टकट में करा दूंगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में क्या होता है बेटा जी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में क्या होता है कि हमें 1 से 2 पे जाते हुए डिस्टेंस को बहुत छोटा छोटा सा तोड़ लेना होता है। क्यों तोड़ लेना होता है? क्योंकि अगर मैं छोटे से डिस्टेंस की अगर हम बात करूँ तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं, है ना। तो उसके लिए आप पोटेंशियल को ऐसे लिख दोगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिखोगे। अगर आप फुल के लिए निकालना चाहते हो, मतलब 1 से 2 के लिए निकालना चाहते हो, तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे, माइनस बाहर है 1 to 2 लिख दोगे, ठीक है, और बाकी सारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसकी नॉन यूनिफॉर्म के लिए। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करें एक्स वाई जेड सब के लिए अगर लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा जाएगा यार, एक्स एक्सिस के लिए भी, वाई एक्सिस के लिए भी, और जेड एक्सिस के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, और ई जेड के कैप। अब ये चीज़ें सिखाने की नहीं है क्योंकि क्लास 11 में सीख लेता बच्चा ये, है ना। अगर मैं आर की बात करूँ तो आर ऐसे लिख सकते हैं यार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बट इसको डी आर की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, क्योंकि हमें तो क्या लिखना है, हमें तो इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डी वी अगर मैं लिखूंगा तो वो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, मतलब जो डी एक्स है वो डी एक्स हो जाएगा, वाई है जो डी वाई हो जाएगा, जेड है डी जेड हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो वी का फॉर्मूला है डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर या डेल आर ऐसे। तो इसका मतलब है कि इसका और इसका हमें डॉट कर देना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि डॉट में क्या होता है कि सेम कंपोनेंट्स जो होते हैं, मतलब आई आई और जे जे और के ही मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, मतलब उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है कि आई डॉट आई 1 होता है, ये जे डॉट जे 1 होता है। तो हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन मिल जाएगा। अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि मान लो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान रहा हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मान रहा हूँ, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मान रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे हर एक के लिए एक वैल्यू मिल जाती है जो कि हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो नोट बना के लिख लो। यहाँ पे ये जो माइनस है इससे क्या पता लग रहा है कि नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ई इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटता है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है यार, इन्फिनिटी पे ना 2 चार्ज रखे हैं, मान लो इन्फिनिटी पे 2 चार्ज रखे हैं Q1, Q2। आपको क्या करना है, एक चार्ज लेके आए, कोई काम करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। फिर आप दूसरा चार्ज लेके आए तो क्या आपको काम करना पड़ेगा? यस, आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज जो पड़ा है वो एक पोटेंशियल लगा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो
पोटेंशियल क्या होगी, इसको यहाँ के बीच के डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल लगाए तो वो क्या होगी भाई, इसकी वजह से अगर पोटेंशियल लिखनी तो वो क्या होगी, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, जो भी डिस्टेंस अगर लेगा 1 2 तो ये Q2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भाई जो ये काम हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल द पॉइंट चार्ज इन ए सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो के लिए मैंने बता दिया तुम्हें किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और इसी तरीके से एन पॉइंट चार्जेस के लिए आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे ना देखो एन के लिए यहाँ पे 1/2 आया हुआ है, 2 इसलिए आया कि सभी पेयर्स की हम बात करें, मतलब Q12 या 21 ये रिपीट ना हो, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है बेटा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है क्या कि इन्फिनिटी पे बहुत सारे चार्ज रखे हैं, उससे उठा के चार्जेस को लाके आप एक सिस्टम असेंबल कर रहे हो, तो सिस्टम पे जो काम करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और खास बात है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, लेकिन अगर पहले एक्सटर्नल फील्ड पड़ा हो तो क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इन्फिनिटी पे 2 चार्ज रखे हुए हैं Q1, Q2। पहला चार्ज मैं लेके आया तो क्या मुझे काम करना चाहिए, हाँ मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यार किसी एक्सटर्नल फील्ड वहाँ से प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट ही मुझे काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे काम करना पड़ेगा, जो कि क्या लिखा जाएगा, V किसके ऊपर करना पड़ेगा भाई, किसको लाते हुए, Q1 को लाते हुए। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये पोटेंशियल है कौन लगा रहा है, एक्सटर्नल फील्ड मुझे ये पोटेंशियल लगा रहा है, ठीक है। मैंने ये लिख रखा है VR1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। अब मैं दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ यहाँ, तो मुझे क्या अब काम करना पड़ेगा, अब डबल काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, एक चार्ज जो मैंने ला के रख दिया वो भी पोटेंशियल लगाएगा, और एक्सटर्नल फील्ड है वो भी पोटेंशियल लगाएगा। तो एक्सटर्नल फील्ड ने पोटेंशियल लगा दिया VR2, मतलब ये पोजीशन वेक्टर बता दिया कि कहाँ तक वो लगा रहा है, किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। प्लस में पहला चार्ज रखा वो भी अपना एक पोटेंशियल लगा रहा है, किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। तो ऐसे करके आप लोगों के पास एक पूरा टोटल वर्क डन आ जाता है, और ये टोटल वर्क डन ही हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी हो जाती है, जब एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट हो। ओके बेटा, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, मतलब कुछ बिहेवियर है आप लोगों को पता होना चाहिए कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर मीन्स बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑब्जर्व। कुछ पॉइंट्स उस टाइम पे ऑब्जर्व होते हैं, जैसे कि पहला, द फ्री चार्जेस रिसाइड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब जो चार्ज होते हैं कंडक्टर के ऊपर सरफेस पे आके फैल जाते हैं, अंदर से सारे चार्ज बाहर की तरफ आके फैल जाते हैं बेटा जी, ठीक है। चलो जी, मतलब इस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। दूसरा क्या है, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि सारे चार्ज बाहर आ गए तो अंदर जीरो चार्ज होता है। थर्ड है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और चौथा है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज ऊपर ही है सरफेस पे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो फील्ड लाइन्स अंदर क्या करेंगे भाई, है ना, क्योंकि फील्ड लाइन्स तो क्या होती हैं, जहाँ पे चार्ज होता है उसके परपेंडिकुलर होती हैं। ये नेगेटिव हैं तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पे आके ऐसे ख़त्म हो जाएंगी बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय, मतलब किसी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस फॉर्मूले से गिवन होता है, ठीक है। और बता भी दिया कि हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, ऑलवेज नॉर्मल होगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल ओवर द सरफेस ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर एंड ओवर इट सरफेस रिमेन सेम। मतलब ये बोल रहा है कि आपने कोई एक कंडक्टर ले लिया तो उसके सेंटर पे और उसके सरफेस तक सेम पोटेंशियल रहने वाला है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और आपने अभी पढ़ा है कि डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो डेल वी जीरो, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो आ रहा है, तो मतलब सेंटर पे चेक करो या उसके सरफेस पे चेक करो तो बराबर पोटेंशियल रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है भैया, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जनरेटर होते हैं तो उनका एक कवर बना दिया जाता है, वो क्या होती है, कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं बेटा जी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, मतलब इंसुलेटर की तरह ही होते हैं। दे हैव नो या फिर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स इनके पास नहीं होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, मतलब डाइलेक्ट्रिक के दो पढ़ेंगे हम, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नाम से पता लग रहा है पोल, जिसके पोल होंगे, साइडें होंगी। ए पोलर मॉलिक्यूल इज वन इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट होता है। मतलब आप बोल दो कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कोइंसाइड नहीं करता, वो सेपरेटेड होता है। तो सेपरेटेड है तो इनके पास क्या है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है ना। और इनके पास जैसे कि एग्जांपल कौन कौन से हो गए भाई, वाटर हो गया, HCl हो गया, ये सब पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल। और पोलर मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक बने होते हैं वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। सिमिलरली
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह होते हैं, तो इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, हाँ टेम्परेरी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा जी O2H2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की अगर हम बात करें, मतलब ये आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, तो ये आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, नीचे वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो कहलाता है आपका पोलराइजेशन। क्या कहलाता है बेटा जी? पोलराइजेशन। इसका एक टर्म आता है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, हमें इसकी डेरिवेशन ना तो अपने कोर्स के अंदर करनी है, बस सिर्फ एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन जो है वो होता है एप्सिलॉन नॉट जाई ई कैपिटल ई वेक्टर। जाई जो होता है वो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है बेटा। कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस सी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन एंड द पोटेंशियल वी टू विच इट इज रेस्ड। मतलब आपको क्या करना है कि कैपेसिटेंस क्या है? सी इज इक्वल टू क्यू बाई में वी होता है। आप क्या करते हो, किसी कंडक्टर को क्या कर रहे हो, किसी कंडक्टर को क्या कर रहे हो, चार्ज दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल बनता जा रहा है, उसके ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट होता जा रहा है, तो उनका जो रेशो होगा क्यू बाई वी का, वही हमारा कैपेसिटेंस कहलाता है। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो फेराड होगी, और एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इसलिए हम हमेशा माइक्रो फेराड, नैनो, पीको, इन सब में बात कर रहे होंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर हम बात करें किसी एक स्फेरिकल कंडक्टर की, और उसकी अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया और उसकी कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, तो वो लिखी जाती है बेटा जी सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर हमने कोई एक कंडक्टर ले लिया जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और रेजिस्टेंस उसका रेडियस कितना है आर, तो आप वी कैसे लिखोगे? वी लिख दोगे क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को एक साइड करूँ और क्यू बाई में वी को एक साइड करूँ, तो क्यू बाई में वी सी कहलाता है, तो सी का फॉर्मूला आ चुका है। अगर मैं इसको अर्थ के लिए निकालूँ, तो अर्थ के लिए क्या होता है कि रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है, जिसको हम 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में लिख सकते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन, मतलब जब 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रखें, आर की वैल्यू रखें, तो हमारे पास आ जाता है 711 माइक्रो फैराड। ये वैल्यू किसकी है? कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर की ये वैल्यू हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, चलो अब कैपेसिटर होता क्या है? हमने ये तो पता लगे कि कैपेसिटेंस क्या है, बट कैपेसिटर है क्या? भाई कैपेसिटर जो है वो क्या है? एक तरीके से स्टोर करता है चार्ज को, स्टोर करता है चार्ज को। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज को। और ये किससे बना होता है भाई? टू कंडक्टर से बना होता है, जो कि सेपरेट होता है इंसुलेटर से या डाइलेक्ट्रिक से, उनके बीच में रख देते हैं। जो कंडक्टर हम ले रहे हैं वो कैरी करते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे कि हमने ये कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर लिया, दोनों को पास पास रख दिया, मिलाया नहीं है, बीच में एयर गैप है, तो इसकी अपनी एक पोटेंशियल है, इसकी अपनी एक पोटेंशियल है, तो इस पे चार्ज होगा प्लस क्यू और इस पे चार्ज होगा माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना बना? 0। बट कैपेसिटर का चार्ज 0 नहीं होता, पॉजिटिव पे जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा बेटा। या नेगेटिव पे मान लेना, उसका मैग्नीट्यूड कर लेना, वो आपका हो जाएगा चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द इक्वल टू द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट या कंडक्टर, वही मैंने बता दिया। देखो अब ये किसी भी शेप एंड साइज के हो सकते हैं। अब हमारे सिलेबस में है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब इनके बीच में एयर फील्ड है। तो एयर फील्ड में क्या होता है कि हमने एक पैरेलल प्लेट ली, एक पैरेलल प्लेट ली, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो उससे क्या होगा? इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, जिसको अर्थ के थ्रू, मतलब अर्थिंग के थ्रू नीचे भेज दिया गया है। इनके बीच में सेपरेशन डी है और एरिया ऑफ ईच प्लेट जो वो ए है। हम हमेशा वी से शुरू करते हैं कि इनके बीच में जो वी होगा वो कैसे लिखा जाएगा? ई इंटू डी करके लिखा जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दो प्लेट्स के बीच में, अगर गॉस थ्योरम पड़ी है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और सिग्मा कितना होता है? क्यू बाई में ए होता है, तो यहाँ पे हो गया वी इज इक्वल टू क्यू बाई में ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ से अगर मैं क्यू बाई वी की फॉर्म बनाऊँ तो वो क्या बनेगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई में डी बन जाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटेंस है बेटा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्यू बाई वी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है ए और डी पे, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है कि अगर मान लो आपने क्या किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें क्या करा आपने? क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बोला ना कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग होंगे तो एक पॉजिटिव इधर आ गए, नेगेटिव इधर आ गए, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। तो नेट फील्ड देखो यार, जो इस प्लेट से होके जा रहा है स्लैब से, वो कैसा होगा? ई नॉट माइनस ई आई हो गया। माइनस क्यों करा? क्योंकि भाई बाहर वाला फील्ड ऐसे है, ये वाला अंदर वाला ऐसे है, तो माइनस हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फील्ड है, नेट फील्ड, वो घट रहा है। मतलब एक्चुअल में जो हमारा पहले वाला फील्ड है ई नॉट, उसमें से कुछ वैल्यू घट गई है, तो इसका मतलब ई नॉट डिवाइडेड बाई के लिख सकता हूँ,
कुछ नंबर से वो डिवाइड अगर होगा तो उसका मतलब भी यही है कि घट रहा है। तो भाई के इज़ वट, के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। अगर मैं वी की बात करूँ तो वी भी घटता है या बढ़ता है, तो वी कैसे लिखा जाता है, ई इंटू डी करके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया है, तो ई की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय में क्या आ जाएगा। ई नॉट क्या है, मतलब खाली जगह की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं। ओके, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, खाली जगह की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वी इज इक्वल टू ई नॉट बाय में के डी हो गया है, ई नॉट बाय में के डी हो चुका है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना कि ये क्या है हमारे पास, ये ई नॉट डी क्या है, ये होगा हमारा वी नॉट जो स्टार्टिंग में होगा, मतलब वी नॉट अगर मुझे लिखना है तो ई नॉट डी लिखना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से ये घट गया है। अगर सी की बात करें, सी क्या होता है, क्यू बाय में वी, वी क्या हो गया, घट गया, तो वी की जगह आ जाएगा वी नॉट बाय में के चला गया ऊपर, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है, कि डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, पोटेंशियल घट रही है, बट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, ये याद रखना। चलो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा केस कर रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है, उसके तीन केस हैं, पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और मेटेलिक कंडक्टर। मतलब जब ये आधे में रख दियो या किसी पोर्शन में रख दियो तो आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आने वाला बेटा जी, और वही स्टेप से शुरू करना जो मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें। यहाँ पे v इज इक्वल टू ई इंटू डी से हम क्या करेंगे, v जो है वो खाली जगह के लिए लिखेंगे, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में है, डी माइनस टी, क्योंकि ये डी माइनस टी है बेटा, और ये प्लस ई नॉट बाय में के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में से ई नॉट बाय के करके जा रहा है और थिकनेस टी से जा रहा है। बस ई नॉट की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन में ए, तो वहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। कंप्लीटली फील्ड अगर हम करें तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के चला जाएगा ऊपर, ये इससे कट, तो ये आ जाएगा कंप्लीटली फील्ड। मेटेलिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर के केस में जो के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे ये जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज में अगर होंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे बेटा जी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग अलग हो सिर्फ उन्हीं से डील करेंगे और उन्हीं से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे V1 लिखना है तो V1 क्या होगा, Q बाय में C1 प्लस, इसी तरीके से अगर मुझे V2 लिखना है तो Q बाय में C2 लिखूंगा, V3 लिखना है तो Q बाय में C3 लिखूंगा, और सबको इस वैल्यू में पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। पैरेलल में सिंपली सब को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अलग अलग होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो जो चीज़ अलग अलग है सिर्फ उसी से डील करो, हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। जो चीज़ अलग अलग है उसी से डील करो, हमारा डेरिवेशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो Q कैसे लिखेंगे, CV से, इसको कैसे लिखेंगे CV1 से, और इसको कैसे लिखेंगे CV2 से। एक मिनट, इसको CV से लिखेंगे, इसको C1V से लिखेंगे, इसको C2V से लिखेंगे, और इसको C3V से। V कॉमन आ रहा है तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टू कैपेसिटर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर। मतलब दो, अगर आपने क्या किया, दो आपने कैपेसिटर ले लिए जो कि चार्ज किए हुए अलग अलग पोटेंशियल से, मान लो एक V1 से और एक V2 से, और उनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे भी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होंगे, तब तक होंगे जब तक उनकी पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाती, मतलब वो एक कॉमन पोटेंशियल तक नहीं पहुँच जाते। तो वो कॉमन पोटेंशियल कैसे लिखी जाती है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटी से लिखी जाती है। किससे लिखी जाती है बेटा, टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटी से लिखी जाती है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज मतलब Q1, तो वो क्या होगा C1, मतलब उसकी कैपेसिटेंस भाई 1 होगी, उसकी पोटेंशियल 1 होगी। Q2 क्या होगा, कोई भी कैपेसिटेंस कोई भी पोटेंशियल उस पर होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल कैपेसिटी ये होगी। ठीक है, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी लॉस्ट होती है, और जिसको किस तरीके से लिखते हैं बेटा जी, इस तरीके से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं करना बट याद जरूर कर लेना, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे 2 C1 प्लस में C2। ठीक है, अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, हाफ CV स्क्वायर से आप लोग लिख सकते हैं, और इसमें अगर मैं C का फॉर्मूला पुट करूँ तो अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे, V की वैल्यू पुट करूँ तो अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे। तो फॉर्मूले होंगे हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ QV और इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय में 2C होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा जी, डेंसिटी मतलब नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, तो एनर्जी ऊपर, डेंसिटी है तो नीचे वॉल्यूम लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक के केस में जो होती है हमारे पास होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है बटा जी। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद होना चाहिए। भाई हमने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और बैटरी के दो केस करे कि बैटरी एक बार में जुड़ी हुई है और एक केस के लिए डिस्कनेक्टेड है। बैटरी रिमेन कनेक्टेड तो क्या चीज़ें सही रहेंगी, क्या चीज़ें घटेंगी, वो एक बार देख लेते हैं। भाई बैटरी अगर जुड़ी है तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहता है। डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है तो के टाइम से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बैटरी लगी हुई है तो चार्ज भी इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा, है ना, और एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तो चार्ज तो सेम ही है भैया। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, वी अब क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपने हटा दिया है तो वो घट गया और ई नॉट भी घट गया। तो ये कुछ केस हैं जो आप लोगों के पास याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, तो 30 मिनट्स के अंदर हमने इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया है सेकंड चैप्टर को। और इसके बाद आप लोग किस तरीके की वीडियो चाहते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाना। आपने पिछला चैप्टर रिवाइज कर लिया या नहीं वो बता के जाना, इसके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लिए कि नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। ठीक है, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। बट वही बात जो मैंने पहले भी बोली थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो जितना हो सके पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुँचे, चैनल की रीच बढ़े, चैनल ग्रो करे और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।